तो दोस्तों अब तक हमने अमिताभ बच्चन के ऊपर 3 वीडियो कर लिए हैं। लास्ट जो वीडियो था उस पर हम लोगों ने बात किया था अमिताभ बच्चन की मूवी जंजीर और उस फिल्म के थ्रू उन्हें कितनी बड़ी सक्सेस मिली थी, उस पर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया था। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और अमिताभ बच्चन के जो पूरा करियर है, उनकी जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं, उनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो राम अवतार भाई, आप ये बताइए कि जंजीर के बाद वो कौन सी बड़ी फिल्म आपको अमिताभ बच्चन के खाते में दिखती है जो जिसको मान सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के करियर को उठाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। देखो 73 में जो जंजीर आई, जंजीर के बाद और भी फिल्में आई जैसे कि मजबूर आई। लेकिन मेजर अगर ब्रेक थ्रू कहा जाए, एक बड़ी फिल्म कहा जाए, तो यहाँ पे अब 75 चलना पड़ेगा। 75 में अमिताभ बच्चन की 2 बड़ी फिल्में आई। हालांकि फिल्में तो और भी आई थी, लेकिन 2 बड़ी फिल्मों का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, एक शोले का और एक दीवार का। ठीक है, तो शोले पे तो हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो किया ही हुआ है। जो दर्शक नए होंगे जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, वो तो चैनल पे जाकर देख लें, उसको सर्च करके देख सकते हैं। इवन उसका प्लेलिस्ट, तो 1 घंटे का वीडियो, डिटेल वीडियो है। हाँ, इवन प्लेलिस्ट भी बना हुआ है उसका, तो वहाँ जाके वो देख सकते हैं। और इस पे हम लोग क्या ही शोले पे बात करके एपिसोड को लंबा खींचें, तो बात सीधे दीवार की ओर चलते हैं। ठीक है, तो दीवार क्या है ना कि जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा बहुत दीवार का जिक्र किया था। तो दीवार क्या है कि दीवार की स्क्रिप्ट इतनी बेहतर थी। इवन बहुत सारे जो फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट हैं या फिर फिल्म मेकिंग को बहुत करीबी से देखे हुए हैं, फिल्म मेकिंग को बहुत समझते हैं, इवन बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर भी दीवार के स्क्रिप्ट को शोले के स्क्रिप्ट से ज़्यादा बेहतर मानते हैं। अब अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई शोले बड़ी फिल्म थी, बेहतर फिल्म थी, आज शोले को विश्व भर में जाना जाता है। लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि शोले की स्क्रिप्ट दीवार की स्क्रिप्ट के मुकाबले कमज़ोर है। इवन ये बात कई फिल्म मेकर, अभी के दौर के कई फिल्म मेकर इस बात को मानते हैं। जैसे एक फिल्म मेकर का मैं अभी नाम अली अब्बास जफर करके जो नाम है, वो एक बड़े फिल्म मेकर है। वो भी कहते हैं कि सुल्तान के डायरेक्टर, बड़े मियाँ हाँ, छोटे मियाँ भी बनाई है। तो उनका भी यही बात कहना है। तो खैर, तो दीवार की जो स्क्रिप्ट है वो बेहतर है। इसके एक एक सीन को इतनी बारीकी से लिखा गया है, स्क्रिप्ट को इतनी बारीकी से लिखा गया कि यश चोपड़ा जो फिल्म के डायरेक्टर, वो कहते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा दृश्य को काट दे, कौन से दृश्य को कम कर दिया जाए, कौन से सीन को काटा जाए कि फिल्म की लंबाई कम हो। तो वो चाहकर भी कोई दृश्य को नहीं काट पाए। तो उसकी स्क्रिप्ट इतनी कसी हुई थी सलीम जावेद की। यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये भी है ना भाई कि जब दीवार, ये जो अपना क्या बोलते हैं, जंजीर रिलीज हुई, उसके बाद सलीम जावेद की एक मार्केट में धूम सी मच गई। और सलीम जावेद को भी लगने लगा था कि उनकी फिल्में अब, उनकी राइटिंग जो है, उनकी फिल्में अब जो है वो एक बड़ा मुकाम बनाएंगी, बड़े स्तर पे चली जाएंगी। और उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी अपनी फिल्मों को लेकर, उनके फिल्मों से अर्निंग को लेकर, यानी कि उनकी स्क्रिप्ट से अर्निंग को लेकर बढ़ गई थी। अभी क्या हुआ ना कि वो लोग एक स्क्रिप्ट लेके यश चोपड़ा से मिले। यश चोपड़ा की इन दिनों एक फिल्म आई थी जोशीला, जो कि फ्लॉप रही थी। देवानंद साहब और इनके साथ थी, हेमा मालिनी जी के साथ थी। तो जोशीला फ्लॉप रही थी। तो जोशीला के बाद ये सोच रहे थे कि कोई मैं फिल्म बनाऊँ, तो एक स्क्रिप्ट लेके गए थे इनके पास, अपने यश चोपड़ा जी के पास, सलीम जावेद। और वो स्क्रिप्ट थी अपने ये दीवार की स्क्रिप्ट थी। तो दीवार की स्क्रिप्ट लेके गए और स्क्रिप्ट तो अच्छी लगी इनको, यश चोपड़ा जी को। लेकिन पूछा कि क्या पैसे कितने देने होंगे, क्या आप लोग की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो इसके बदले 1 लाख रुपये लेंगे। ठीक है, 1 लाख रुपये उस दौर में बड़ी बात थी। और ऊपर से एक राइटर को 1 लाख, राइटर्स के लिए, हाँ, राइटर को 1 लाख रुपये बहुत बड़ी बात थी। तो यश चोपड़ा ने हंसते हुए कहा, भाई पागल हो गए हो, 1 लाख रुपये मांग रहे हो स्क्रिप्ट के लिए। तो इन लोगों ने कहा कि अभी हम लोग का मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन एक दौर आएगा कि आप खुद हमारे पास आएंगे और इसी स्क्रिप्ट को ले जाएंगे और इससे ज़्यादा कीमत देंगे। और इसी दौरान जोशीला फ्लॉप हो गई। और जोशीला के जो प्रोड्यूसर थे गुलशन राय और जो इसके डायरेक्टर थे यश चोपड़ा, दोनों ने मिलकर सोचा कि भाई फिल्म तो फ्लॉप हो गई, देवानंद के रहते हुए भी, इवन हेमा मालिनी भी थी और फिल्म फ्लॉप हो गई। इन्होंने सोचा कि इस घाटे से कैसे उभरा जाए। तो इन्होंने सोचा कि फिल्म ही बना ली जाए, फिल्म का घाटा फिल्म से निकालेंगे।
अब जब ये बात हुई तो इन्होंने एक फिल्म बनाने का सोचा और इनको याद आ गया यश चोपड़ा जी को कि भाई एक स्क्रिप्ट है सलीम जावेद के पास दीवार की। तो अब एक समय तो सलीम जावेद ने अप्रोच किया था स्क्रिप्ट को लेकर, अभी इन्होंने अप्रोच किया स्क्रिप्ट को लेकर, भाई वो स्क्रिप्ट दे दो हमें। अब अच्छा, जब अप्रोच किया था तो शायद जंजीर से पहले अप्रोच किया होगा यश चोपड़ा को? नहीं, जंजीर चल रही थी, जंजीर के बाद ही तो इन लोगों में अच्छा, इतना तब किया था। हाँ, जंजीर के बाद इन लोगों में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 1 लाख रुपया लूंगा, ठीक नहीं? नहीं तो जंजीर की सक्सेस यश चोपड़ा जी ने नहीं देखा था कि भाई साहब फिल्म ने कमाल कर दिया है? फिल्म ने कमाल तो किया था, लेकिन अब एक पहली बड़ी कमाल थी तो ऐसा बहुत ज़्यादा ये नहीं था। इवेंट क्या हुआ था कि सलीम जावेद ने बाकायदा साउथ फिल्मों को उसके ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में कन्वर्ट करके उस स्क्रिप्ट में बदलाव किया करते थे। अगर याद होगा 1971 के हाथी मेरे साथी, तो राजेश खन्ना ने वो फिल्म इन लोगों को एज ए राइटर, एडिशनल राइटर के तौर पर इनको लिया था कि भाई आप आइए फिल्म में। राजेश खन्ना ने उसके जो साउथ के जो ये थे, नाम में भूल जा रहा हूँ, जिन्होंने हाथी मेरा साथी बनाई थी, देवर साहब। तो देवर साहब ने जो बनाई थी उनको, तो उनकी जो फिल्म में स्क्रिप्ट थी, जो उनकी जो साउथ फिल्म थी जिसका रीमेक बना था हाथी मेरा साथी, तो उस स्क्रिप्ट में बदलाव करने के लिए, उसको हिंदी फिल्मों के अनुसार ढालने के लिए, उसमें और भी एडवेंचर और ड्रामा ऐड करने के लिए सलीम जावेद को लिया गया था। तो ऐसे नहीं कि अचानक वो लोग बहुत शुरू से ही बड़े राइटर थे। वो दीवार तक आते आते बड़े राइटर बने। इवन इसके बाद अपना क्या बोलेंगे, जंजीर के बाद उनका नाम थोड़ा सा उभर गया। इवन जंजीर का वो किस्सा तो याद ही होगा, जहाँ पे कि इनको उस समय तक फिल्म के पोस्टर्स में डायरेक्टर्स और इवन म्यूजिक डायरेक्टर का नाम होता था, प्रोड्यूसर का नाम होता था, लेकिन राइटर्स का नाम नहीं होता था। वो कहानी तो दर्शक जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे, जहाँ पर इन लोगों ने रात भर एक पेंटर को हायर किया और उसने पूरे बॉम्बे के सड़कों में जाकर जहाँ पोस्टर चिपके हुए थे वहाँ पे लिख दिया। अभी क्या था कि वो लोग शराब पी के लिख रहे थे, जो पेंटर्स थे, तो उन्होंने शराब के नशे में कहीं पे जया बच्चन के मुंह पे लिख दिया, कहीं प्राण साहब के मुंह पे लिख दिया, कहीं अमिताभ बच्चन साहब के मुंह पे लिख दिया, और पोस्टर में जहाँ तहाँ लिख दिया रिटर्न बाय सलीम जावेद। तो ये किस्सा भी अलग है। अच्छा। जहाँ पे इनको शुरू से ही एक अपने काम पे यकीन था सलीम जावेद को। तो खैर हम लोग किस्सा में बहुत विषयांतर हो जा रहे हैं, पीछे चले जा रहे हैं, आते हैं दीवार पे। तो दीवार पे ये जो हुआ मामला कि लोगों ने कहा कि अब भाई अभी आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, 3 लाख रुपये लगेंगे, ठीक ना? 1 लाख की जगह पे 3 लाख रुपये लगेंगे। हाँ, 3 गुना लगान वसूला जाएगा, 2 गुना के जगह पे 3 गुना लगान लगेगा। अभी क्या हुआ कि इन लोगों ने 3 लाख रुपये मांग डाले, और यश चोपड़ा और गुलशन राय ने अपने गरज था इन लोगों के पास भी, तो बोला कि हाँ भाई देंगे, और 3 लाख रुपये में सौदा हुआ। तो इनको 3 लाख रुपये के लिए वो साइन कर लिया गया कि भाई आप दीवार का स्क्रिप्ट हमें देंगे। अभी क्या हुआ कि ये लोग यहाँ तो स्क्रिप्ट फाइनल हो गया, अब स्टार कास्ट की बात चली कि भाई किसको लिया जाए फिल्म में। तो इस विषय में सबसे पहले बात है कि यश चोपड़ा और गुलशन राय क्या था कि गुलशन राय को निर्माता बनाने में बहुत बड़ी भूमिका थी देवानंद साहब और उनके भाई विजय आनंद साहब की। तो अच्छा, जो 1970 में मेरा नाम जोकर आई थी, वो त्रिमूर्ति फिल्म्स की पहली फिल्म थी। गुलशन राय की प्रोडक्शन कंपनी जो थी त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर तले ही आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनी। अगर याद होगा ये सब 80s की बड़ी फिल्में, इवन राजीव राय उन्हीं गुलशन राय के बेटे हैं जिन्होंने त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा, इस टाइप की फिल्में बनाई, बड़ी फिल्में बनाई उन्होंने जाके आगे चलकर। तो खैर, तो ये देवानंद साहब ही थे त्रिमूर्ति फिल्म्स के शुरुआत करने के एक बहुत बड़े कारण थे। उन्होंने कहा था कि आप तो एक फिल्म बैनर शुरू करो। इससे पहले वो फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करते थे गुलशन राय, यानी कि वो नवकेतन फिल्म्स की जो भी फिल्में होती थी उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। नवकेतन फिल्म्स देवानंद साहब की प्रोडक्शन कंपनी थी, तो उनके कहने पे बने थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई एक बार फिर से देवानंद साहब को ट्राई किया जाए। भले लास्ट फिल्म हमारी फ्लॉप रही थी ये जोशीला, तो देवानंद साहब को एक बार फिर से अप्रोच किया गया कि हम लोग एक नए सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप फिल्म के हीरो बने। फिल्म में 2 हीरो हैं, तो एक हीरो आप रहेंगे और एक हीरो राजेश खन्ना होंगे, जिनको गुलशन राय एक अनाम फिल्म के लिए मतलब कि ऐसा ही साइनिंग अमाउंट दे चुके थे कि भाई आप पैसे ले लो, हम कोई फिल्म बनाएंगे तो आपको ले लेंगे। क्योंकि उसमें स्टार थे, बड़े स्टार थे अपने राजेश खन्ना साहब, तो उनको भी साइन कर लिया था कि हम कोई फिल्म बनाएंगे तो आपको ले लेंगे उसमें। तो दो कास्ट फाइनल थे
कि फिल्म में जो बड़े भाई होंगे यानी विजय वर्मा जो होगा वो देवानंद साहब होंगे और रवि की भूमिका में राजेश खन्ना साहब होंगे। ये इनके माइंड में चल रहा था यश चोपड़ा और गुलशन राय के गुलशन राय के माइंड में। तो अभी जब देवानंद साहब को बताया गया कि ऐसी ऐसी एक स्क्रिप्ट है, आप करो वो फिल्म, तो देवानंद की क्या आया था कि एक पैटर्न माइंड में था कि भाई पिछला फिल्म यश चोपड़ा का फ्लॉप रहा है और अभी फिर फ्लॉप हो सकता है, एक और फ्लॉप हो जाए तो मेरा कैरियर भी वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था उस वक्त। राजेश खन्ना कंपटीशन में थे, धर्मेंद्र कंपटीशन में थे, अपने अमिताभ बच्चन कंपटीशन में आ चुके थे, विनोद खन्ना कंपटीशन में आ चुके थे, जितेंद्र तो एक अलग ही कंपटीशन दे रहे थे, फिरोज खान का एक अलग ही टशन चल रहा था। तो मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, तो काफी एक्टर आ गए थे अच्छे अच्छे। हाँ, तो कंपटीशन इतना ज़्यादा था कि उस कंपटीशन को देखते हुए इन्होंने कहा कि नहीं, मैं और फ्लॉप फिल्में नहीं देना चाहता, और उन्होंने फिल्म के सब्जेक्ट को कहा कि ये सब्जेक्ट मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, और उन्होंने मना कर दिया। अभी जब मना कर दिया तो इन्होंने सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना को तो पैसे दे ही चुके हैं, राजेश खन्ना को हम लोग प्रमोट कर देते हैं विजय की भूमिका में, और जो रवि की भूमिका होती है छोटे भाई की भूमिका, उसके लिए इन्होंने नवीन निश्चल को साइन कर लिया। नवीन निश्चल याद होगा, है ना? हाँ, नवीन निश्चल हाँ, कई तो फिल्मों में है वो। हाँ, नवीन निश्चल जो कि परवाना वगैरह में अमिताभ बच्चन की फिल्म में थे, परवाना, या फिर एक धुंध आई थी, धुंध अगर याद होगा, बी आर चोपड़ा की बड़ी अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी मर्डर मिस्ट्री, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो। और दर्शक अगर नहीं देखे, हाँ धुंध, दर्शक अगर नहीं देखे, हाँ दर्शक नहीं देखे, 73 की फिल्म है, दर्शकों ने अगर नहीं देखा हो तो मैं रिकमेंड करूँगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि धुंध देखें। इतनी ज़बरदस्त मर्डर मिस्ट्री, एक रात की कहानी है, एक रात एक मर्डर हो जाता है, और वो एक घर की कहानी, एक मर्डर हो जाता है, उसमें एक विजिटर आता है, यानी कि द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट करके एक नॉवेल है, या फिर नॉवेल या ड्रामा, मैं एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, अगाथा क्रिस्टी की। तो अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल पे आधारित है, तो देखना चाहिए। उसी का एक बड़ा फेमस गाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध तक जाना है। बहुत अच्छा, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में वो गाना है। तो खैर, तो नवीन निश्चल साहब को रवि की भूमिका के लिए साइन कर लिया गया। अभी राजेश खन्ना को वहाँ प्रमोट कर दिया गया। अब इन लोगों ने सब राजेश खन्ना को प्रमोट कर लिया, ये लोग मन ही मन सब कुछ फाइनल कर लिया कि राजेश खन्ना अपना विजय की भूमिका में आएंगे, और नवीन निश्चल को साइन कर लिया। राजेश खन्ना का अभी तक अप्रूवल नहीं आई थी, उनके माइंड में चल रहा था, राजेश खन्ना के माइंड में कि देवानंद फिल्म में है और सेकंड लीड में कर रहा हूँ रवि की भूमिका, और राजेश खन्ना काफ़ी व्यस्त चल रहे थे उस दौर में, उनकी कई फिल्में, रोटी वगैरह का शूट चल रहा था, काफ़ी व्यस्त थे। तो अभी क्या हुआ कि ये सब चल ही रहा था कि इन्होंने शूटिंग लोकेशन वगैरह सब फाइनल कर लिया, डेट्स वगैरह, स्टूडियोज वगैरह सारा बुक कर लिए इन्होंने, गुलशन राय साहब ने। और जब राजेश खन्ना को अप्रोच किया गया था कि भाई कि इतना दिन से आप शूटिंग शुरू होने वाला है, फला तारीख को, आप हमें डेट्स दे दें, राजेश खन्ना ने कहा भाई अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, और अचानक से आप लोग कहेंगे तो इसे मैं डेट्स नहीं दे पाऊँगा। अब चाहकर भी ये लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि भाई अचानक सब कुछ फाइनल हो चुका है, पैसे लग चुके हैं, हम लोगों ने स्टूडियोज बुक कर लिए हैं, लोकेशन फाइनल है, ऐसे कंडीशन में एक्टर अगर ही नहीं रहेगा तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एडवांस में पैसे चले जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि भाई अब कोई किसी और एक्टर को लिया जाए, तो सलीम जावेद ने रिकमेंड किया कि अमिताभ बच्चन विजय की भूमिका के लिए बेहतर एक्टर हो सकते हैं, और यश चोपड़ा ने उन्हें साइन कर लिया। हाँ, विजय की भूमिका में। हालांकि यहाँ पे एक कहानी और कहा जाता है, हालांकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल कहानी और इस पर बहुत ज़्यादा यकीन करना सही बात नहीं होगा, लेकिन एक कहानी ये भी कहा जाता है कि सलीम जावेद इस समय तक 1973-74 तक सलीम जावेद और राजेश खन्ना के बीच में एक दूरियां बननी शुरू हो गई थी। सलीम जावेद और राजेश खन्ना के बीच में दूरियां बननी शुरू हो गई थी, और इन्होंने क्या डाला था कि ऐसे उस समय के मैगजीन्स और अखबारों में लिखी हुई है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो इन्होंने क्या डाला था कि हम लोग आपके अलावा भी एक स्टार बना के दिखा सकते हैं, ठीक ना, एक स्टार आपके मुकाबले खड़ा कर देंगे। और इन्होंने अमिताभ बच्चन को खड़ा करके दिखाया, और शायद इन्होंने ही, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने यश चोपड़ा को कहा था कि आप राजेश खन्ना की जगह पर अमिताभ बच्चन को ले, क्योंकि अमिताभ बच्चन के लिए ही ये रोल लिखा गया है, ये रोल अमिताभ बच्चन के अलावा किसी और पे शूट नहीं करेगा। और ऐसा कह के अमिताभ बच्चन को स्ट्रांगली रिकमेंड करके ये फिल्म दिलवाई थी और राजेश खन्ना को निकलवाया था, ऐसा कहा जाता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सलीम जावेद इतने एहसान फरामोश हो सकते हैं या फिर ऐसे इंसान हैं
मुझे लगता है वो इतने एहसान फरामोश तो नहीं हो सकते, क्योंकि राजेश खन्ना ही थे कि उन्होंने ही इनको इंडस्ट्री में जमने का मौका दिया था हाथी मेरे साथी से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये कहानियाँ उस वक्त कई गॉसिप्स कॉलम में ये सब छपा करती थी। हालांकि एक ये भी बात है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, तो गॉसिप्स भी उनके विषय में ही की जाती है जिनका नाम बड़ा होता है। तो खैर फिल्म से अपने अमिताभ बच्चन साहब जुड़ गए और सेकंड लीड में नवीन निश्चल थे। जब नवीन निश्चल को पता चला कि फिल्म से राजेश खन्ना का निकासी हो गया है, अमिताभ बच्चन जुड़ गए हैं, तो उनके ईगो को धक्का लग गया, करी फिल्म का लीड हीरो अमिताभ बच्चन और मैं सेकंड लीड। जबकि कुछ साल पहले जब परवाना आई थी तो परवाना का लीड हीरो ये थे नवीन निश्चल थे, और उसमें सेकंड लीड के एक विलन सरीखा रोल में अमिताभ बच्चन नजर आए थे। अमिताभ बच्चन थे। हाँ, तो इनको धक्का लग गया कि भाई नहीं ये तो सही नहीं है, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगी, और उन्होंने फोन करके यश चोपड़ा को मना कर दिया कि मैं फिल्म नहीं कर रहा। तब फिल्म से जुड़े अपने शशि कपूर साहब को लास्ट में फाइनली चुन लिया गया। तो इस तरह फिल्म के दोनों लीड पेयर चुन लिए गए, अमिताभ बच्चन पेयर में बोल रहा हूँ, लीड एक्टर्स चुन लिए गए, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी बन गई। हालांकि ये भी सही है कि अमिताभ बच्चन शशि कपूर से उम्र में छोटे हैं, ठीक है, लेकिन बड़े भाई अमिताभ बच्चन बन गए और छोटे भाई शशि कपूर बन गए। हालांकि ये बड़े लगते भी अमिताभ बच्चन नहीं, वो लंबाई ज्यादा है इस वजह से, लंबाई की वजह से भी लगते हैं। जैसा देखो वैसा फील होने लगता है। हाँ, एक माइंड में पैटर्न सेट हो जाता है। तो खैर, हालांकि वो भी एक दौर था कि एक, अगर बॉम्बे टॉकीज करके फिल्म आई थी अगर याद होगा, तो उसमें क्या था कि अमिताभ बच्चन एक छोटे से रोल में, बहुत छोटे से रोल में थे। वो उस फिल्म के लीड हीरो अपने शशि कपूर थे, और जब शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन को देखा कि भाई ये बहुत कैपेबल एक्टर है और एक शमशान जा रहा एक मुर्दा का काफिला है, उसमें ये राम नाम सत्य कर रहे हैं एक छोटे से रोल में अमिताभ बच्चन, उनको लगा कि नहीं ये लड़का अगर यहाँ पे दिख जाता है तो ये टाइप कास्ट हो जाएगा और ऐसा जूनियर आर्टिस्ट बन के रह जाएगा। और उन्होंने वो रोल कटवा दिया था अमिताभ बच्चन का, वो सीन ही कटवा दिया था। अच्छा। और उनसे कहा था कि भाई तुम बड़े लंबे रेस के घोड़े बनोगे और तुम ये फिल्म मत करो, तुम एज ए लीड एक्टर ट्राई करो। और अमिताभ बच्चन को वहाँ से इन्होंने बचाया था, जूनियर आर्टिस्ट बनते बनते वहाँ रह गया था अमिताभ बच्चन। तो शशि कपूर का एहसान था। तो खैर, तो फिल्म से ये दोनों जुड़ गए। अभी बात आई फिल्म की तीसरी सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, अगर याद होगा तो वो थी इन दोनों की माँ, जिसको निरूपा रॉय ने प्ले किया था। तो निरूपा रॉय ने मेरे पास माँ है। हाँ, मेरे पास माँ है, लेकिन मेरे पास माँ नहीं है भाई, सच्चाई यही है। खैर कोई नहीं, अभी क्या ही कहना है, दर्शक नहीं जानते, हटाओ। तो अभी क्या है कि ये निरूपा रॉय जुड़ गई। तो निरूपा रॉय को जुड़ने के पीछे भी एक बड़ा अच्छा कहानी है। कहानी कुछ यूँ है कि ये जो यश चोपड़ा थे, यश चोपड़ा चाहते थे कि इस रोल के लिए वहीदा रहमान जी को लिया जाए। वहीदा रहमान जी, अच्छा। दर्शक जान रहे होंगे, जिन्होंने गाइड जैसी बड़ी फिल्में दी थी, कागज के फूल जैसी बड़ी फिल्में दी थी, है ना। तो वहीदा रहमान जी को, इवन वहीदा रहमान जी के बहुत बड़े फैन रह चुके थे अमिताभ बच्चन। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम वहीदा रहमान जी को रेशमा और शेरा के सेट पे देखा था, तो ये मंत्रमुग्ध से उनको देखते रह गए थे। हालांकि फिल्म में ये उनके भाई बने हुए थे। तो खैर, तो यहाँ पे ये तय हुआ कि वहीदा रहमान जी को इनकी माँ की भूमिका के लिए चुना जाए, यश चोपड़ा जी का कहना था। और यश चोपड़ा उनके साथ उन्हीं दिनों एक और फिल्म बना रहे थे अपने होम प्रोडक्शन के लिए, कभी कभी याद होगा 1976 में आई थी। तो कभी अपने होम प्रोडक्शन के लिए बना रहे थे, तो वहीदा रहमान जी उनके सेट पे आ जाया करती थी। तो उन्होंने सोचा कि वहीदा रहमान जी को एक और फिल्म दे दिया जाए, दीवार। तो दीवार के लिए उन्होंने रिकमेंड किया गुलशन राय जी को कि इनको ले लिया जाए माँ की भूमिका के लिए। अभी गुलशन राय जी को पता चला कि भाई ये कभी में अमिताभ बच्चन की पत्नी बन रही हैं और इस फिल्म में माँ बनेंगी। तो ये बात अगर कभी पहले रिलीज हो गया ना, तो दर्शक पचा नहीं पाएंगे, ठीक है। लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि एक फिल्म में उसकी वाइफ बनी हुई, दूसरी फिल्म में माँ बनी हुई है, दर्शक पचा नहीं पाएंगे। और ऑलरेडी हम लोग का हम लोग का एक ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, जोशीला। अभी दूसरा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके लिए हम लोग 3 लाख रुपये देकर कहानी खरीदे हैं, स्क्रिप्ट खरीदे हैं। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि नहीं,
हम ये नहीं कर सकते, और गुलशन राज ने मना कर दिया। तब वैजंती माला को अप्रोच किया गया। वैजंती माला को दर्शक भली भांति जानते हो, अगर उन्होंने संगम फिल्म देखी होगी तो संगम में जो राज कपूर की जो एक्टर ये थी, राज कपूर और राजेंद्र कुमार की जो लव इंटरेस्ट थी वैजंती माला ही थी। ठीक है, वैजंती माला ने कई बड़ी बड़ी फिल्में की। अगर याद होगा तो उन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ नया दौर किया था, कई बड़ी फिल्में की थी। हालांकि उनकी लास्ट फिल्म 1969-70 में आई थी, उसके बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया था, अपना गृहस्थ जीवन जी रही थी और काफ़ी बिजी थी, अपने फैमिली लाइफ को जी रही थी। तो उन्होंने भी, वैजंती माला ने कहा कि मैं काफ़ी बिजी चल रही हूँ और अब इस वक्त फिल्में करने के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और उन्होंने भी मना कर दिया। इस तरह से अंतिम चॉइस बनी निरूपा रॉय, और निरूपा रॉय को फिल्म में ले लिया गया माँ की भूमिका में। अब यहाँ भी एक बड़ा दिलचस्प बात होता है कि ये पहली फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन की वो माँ बनी, निरूपा रॉय। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि एक सिलसिला चल निकला कि आगे आने वाली कई फिल्मों में वो उनकी माँ बनी, और ये सिलसिला 70s 80s तक चलता रहा, और इवन 90s में भी रहा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लाल बादशाह वो लास्ट फिल्म थी 1999 की, जहाँ पर निरूपा रॉय उनकी माँ बनी हुई नजर आई थी, लास्ट फिल्म थी। तो ये सिलसिला हो गया कि निरूपा रॉय फिल्म से जुड़ गई। अब अगले कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे अगला जो बड़ा कैरेक्टर था वो अमिताभ बच्चन की लव इंटरेस्ट फिल्म में नज़र आती हैं, कौन? परवीन बाबी। तो परवीन बाबी की जो भूमिका, अगर आप लोगों ने फिल्म देखी हो तो परवीन बाबी फिल्म में लगभग उनका जो कैरेक्टर है वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, इवन क्लबिंग करता है, यानी कि हर वो मतलब कि बुराइयां हैं जो किसी वैम्प के किरदार में होता है। उस दौर में जो किरदार वैम्प के होते हैं, जिनको प्ले बिंदु वगैरह जो एक्ट्रेसेस थी, बिंदु या फिर अरुणा ईरानी, इस प्रकार के कैरेक्टर किया करते। हाँ, इवन वैम्प वो नेगेटिव ग्रे शेड लिए हुए कैरेक्टर होता है। तो उस प्रकार इवन अगर याद होगा तो जंजीर में जो अजीत साहब थे, अजीत साहब की एक ये दिखाई गई है, एक उनके साथ एक रहती है मोना डार्लिंग या फिर जो भी कहें, तो वो बिंदु ने प्ले किया हुआ था। तो लगभग उसी टाइप का कैरेक्टर था, वैसा ही लग रहा था, लेकिन फिल्म की हीरोइन थी वो। तो कई एक्ट्रेसेस ने मना कर दिया, कईयों को अप्रोच किया गया और सबने इसको ये कहकर मना कर दिया कि नहीं, इस कैरेक्टर में इतना ग्रे शेड है कि इससे हम लोग निकल के फिर आगे जाके रोमांटिक भूमिकाओं में हमें कोई लेगा ही नहीं। लेकिन परवीन बाबी का यहाँ पे गट्स देखो, बोल्डनेस देखो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया इस रोल को। बोल्ड एक्ट्रेस। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया इस रोल को और क्या बखूबी प्ले किया उन्होंने इस रोल को। अगर याद होगा तो फिल्म का उनका जो इंट्रोडक्शन सीन है, जहाँ पे क्लब में अमिताभ बच्चन सिगार पीने के लिए मुंह पे लगाते हैं और फिर क्या होता है कि वो सिगार सुलगाती हैं और बैकग्राउंड में एक गाना चलता है। और उस गाने का भी एक बड़ा ज़बरदस्त बात है कि वो आर.डी. बर्मन साहब ने कंपोज किया, लेकिन है वो एक इंग्लिश गाना। उस गाने का बोल है, आई एम फॉलिंग इन लव विद अ स्ट्रेंजर, मैं एक अजनबी के प्यार में पड़ रही हूँ या पड़ रहा हूँ। तो उस गाने को भी कभी सुन के देखिएगा, मतलब गजब का गाना है और लगे कि आर.डी. बर्मन ने क्या कंपोज किया है उसको। तो वो बैकग्राउंड में वो गाना चल रहा है, उसके बाद एकदम सजी धजी परवीन बाबी स्क्रीन पे दिखती है और देखोगे तो देखते रह जाओगे परवीन बाबी की ब्यूटी इस फिल्म में और इस पर्टिकुलर इस सीन में। इवन अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट को हीरोइन का नाम मैं बताऊं तो परवीन बाबी का नाम सबसे ऊपर होगा। अच्छा, फेवरेट हीरोइन आपकी? हाँ, परवीन बाबी इवन वन एंड ओनली परवीन बाबी। उसके बाद मुझे कोई एक्ट्रेस कोई खास पसंद नहीं आई। थोड़ा बहुत लास्ट में आके आयशा टाकिया थोड़ा बहुत मुझे अट्रैक्ट कर पाई, लेकिन उनका भी कैरियर बहुत लंबा नहीं चला। तो अच्छा, परवीन बाबी मेरी ऑल टाइम फेवरेट। परवीन बाबी और जीनत अमान के बारे में काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि काफी हद तक सिमिलर फेस है दोनों का। हाँ, लेकिन परवीन बाबी आउटसाइडर थी और जो जीनत अमान थी उनके पिता अमानुल्लाह खान फिल्म इंडस्ट्री से थे जो राइटिंग किया करते थे। इवन उनके जो मतलब ये जो थे अमानुल्लाह खान के जो कजिन ब्रदर थे अपने मुराद साहब, जिनके बेटे रजा मुराद हुए, फिर उनकी भतीजी ये भी तो थी सोनम, ठीक ना। तो इनका फिल्म इंडस्ट्री से लगाव था, लेकिन ये आउटसाइडर थी परवीन बाबी। परवीन बाबी का भी एक काफ़ी डिटेल वीडियो हमने किया 17-18 मिनट का, तो वो दर्शक देख सकते हैं। तो खैर यहाँ पे क्या है कि परवीन बाबी फिल्म से जुड़े और उनकी बोल्डनेस थी कि उन्होंने इस रोल को एक्सेप्ट किया और इसी तरह फिर फिल्म से नीतू सिंह भी जुड़ी। अब नीतू सिंह गौर करने वाली बात है कि इस समय तक उनका अफेयर ऋषि कपूर से चल रहा है।
रियल लाइफ में, और रियल लाइफ में उनके चाचा के साथ रोमांस कर रही है शशि कपूर के साथ पर्दे पर। कितना अजीब बात है, बड़ा यूनिक लगता है। तो ये थे, और भी जैसे कास्टिंग थे, जैसे इफ्तिखार साहब थे, सुधीर साहब थे, मदन पुरी थे, और इस टाइप से मनमोहन कृष्णा थे। तो ये लोग साइड कैरेक्टर थे, ए के हंगल साहब थे। तो इनको ये सब तो अवेलेबल रहते ही थे, तो इनको फिल्म में ले लिया गया साइड कैरेक्टर के तौर पे। इस तरह फिल्म की कास्टिंग पूरी हुई। अब यहाँ ये बात भी बड़ा दिलचस्प बात है ना कि फिल्म में जो है अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है, विजय का जो कैरेक्टर है, वो उस समय के एक मशहूर डॉन हाजी मस्तान पे आधारित था। इवन उस समय के कई पत्रिका ये क्लेम करते हैं कि अमिताभ बच्चन इस रोल की तैयारी के लिए हाजी मस्तान से मुलाकात तक की थी, और कई मुलाकात की थी। हालांकि अमिताभ बच्चन हमेशा नकारते रहे कि वो हाजी मस्तान से कभी नहीं मिले हैं। अब अमिताभ बच्चन ही सच जानते हैं, फिर वो पत्रिका वाले या फिर जो प्रत्यक्षदर्शी रहे होंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने उनसे मुलाकात की थी। हालांकि कुछ पब्लिक फ़ोटोज़ भी हैं जहाँ पे दिलीप कुमार और हाजी मस्तान के कुछ फ़ोटोज़ भी वायरल हुए। तो इंडस्ट्री से हाजी मस्तान का लगाव रहा। इवन हाजी मस्तान मधुबाला के बहुत बड़े प्रशंसक थे। हालांकि हाजी मस्तान का मधुबाला के साथ कभी शादी नहीं हो पाया, उनके इवन वो शादी करना चाहते थे, उनसे शादी नहीं हो पाया। लेकिन हाजी मस्तान ने मधुबाला की हमशक्ल से शादी किया था। एकदम बिल्कुल मिलती जुलती फेस वाली एक लड़की थी जो मधुबाला जैसे दिखती थी, उनसे शादी किया था। इतने दीवाने थे हाजी मस्तान अपने इनके मधुबाला जी के। तो खैर तो ये जो विजय वर्मा का जो कैरेक्टर है, इसको जब नरेट कर रहे थे, अमिताभ बच्चन को कहानी नरेट कर रहे थे सलीम जावेद, तो इन्होंने कहा था कि ये कैरेक्टर हम लोगों ने हाजी मस्तान को देख के तैयार किया है। इवन विजय जो डॉकयार्ड पे, बॉम्बे डॉक पे जो कुली का काम करता है, हाजी मस्तान भी जब बॉम्बे आया था फर्स्ट टाइम, तो उसने भी कुली का ही काम किया था, और उसने भी बाकायदा उसी तरह पीटा था जिस प्रकार अमिताभ बच्चन ने पीटा था। हाँ, फ़र्क यही है कि ये अकेले घुस के जो कहता है ना कि पीटर तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम लोग का यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। हाजी मस्तान ने ऐसा नहीं पीटा था। हाँ, ये भी अपना ग्रुप लेके गया हुआ था और मारपीट हुई थी। तो ये ऐसे हुआ, और फिर बॉम्बे डॉक पे अपना राज चलाया। इवन फिल्म का एक क्लाइमेक्स सीन अगर याद होगा आप लोगों को, फिल्म के क्लाइमेक्स में क्या होता है कि अमिताभ बच्चन फिल्म के जो विलेन रहते हैं, डाबर का जो कैरेक्टर मदन पुरी साहब ने निभाया है, उनको जाकर उनके घर पे जाके घुस के पीटते हैं। उस समय हाजी मस्तान ने वाकई में अपने जो प्रतिद्वंदी था, शुकुर नायक करके नाम था उसका, शुकुर नायक, तो शुकुर नायक को घर पे घुस के उसकी बिल्डिंग में घुस के पीटा था हाजी मस्तान ने। तो ये चीज़ें हाजी मस्तान को उससे काफ़ी डेयर डेविल बनाता था। और इवन अगर मैं गलत नहीं तो जॉनी लीवर ने अपने एक इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट में कहा है कि हाजी मस्तान उस वक्त गरीबों के लिए बड़ा कुछ किया करता था। अब मैं या कोई हाजी मस्तान को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, उनको ग्लोरीफाई करती हुई एक फिल्म आई थी, अगर आप लोगों को याद होगा तो, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसमें हाँ अजय देवगन ने प्ले किया था। और उस फिल्म में एक यहाँ पर देखो तो अजय देवगन का जो लुक है, तो हमें तो यहाँ इस मूवी के अमिताभ बच्चन से बहुत हद तक मैच करता है। देखो पूरा एकदम ऐसा लगता है। इवन फिल्म में एक सीन है जहाँ पे कंगना रनौत कहती है हाजी मस्तान बने अजय देवगन से कि तुम पे जो फिल्म बन रही है उसमें वो जो नया लड़का है ना अमित, बड़ा अच्छा रोल कर रहा है, और वो उसकी आंखें और तुम्हारी आंखें बहुत सिमिलर हैं। हाजी मस्तान को वो कंगना रनौत कहती है उस फिल्म में, हाजी मस्तान बने अजय देवगन को। तो इससे जाहिर होता है कि वाकई में ये बातें हो रही थी। तो कहीं ना कहीं मिलन लुथरिया ये रिफरेंस देते हैं कि ये वाकई में वो अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है दीवार का, वो हाजी मस्तान पे ही आधारित है। इस फिल्म में वो वंस अपॉन अ टाइम को देखने से पता चलता है। तो खैर जॉनी लीवर साहब का जिक्र करें तो जॉनी लीवर साहब कहा करते थे कि हाजी मस्तान बाकायदा उनके सलम वाले इलाके में आया करता था और लोगों से मिला जुला करता था, और वो बड़ा न्यायप्रिय इंसान था, ऐसा जॉनी लीवर कहते हैं, जो हाजी मस्तान को बचपन में देख चुके हैं। तो ऐसी हाजी मस्तान की छवि थी। कहा जाता है कि ये वैसा डॉन था जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी बंदूक नहीं उठाई, लेकिन पॉलिटिक्स में भी आ गए थे वो फिर उसमें ना। हाँ, पूरे बॉम्बे अंडरवर्ल्ड पे उसने शासन किया। तो वो चीज़ें हैं। हालांकि अभी क्या ही कहे, हम लोगों ने हाजी मस्तान को बहुत क्लोज से देखा नहीं है, लेकिन जो जानकार लोग ये कहते हैं, हालांकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, और लोग, हर इंसान सबके लिए बुरा नहीं होता, हर इंसान सबके लिए अच्छा भी नहीं होता है। तो जिसको जिस रूप में दिखा वैसे ही मान लिया उसको। खैर, तो ये कैरेक्टर था वहाँ से लिया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ कैरेक्टर से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया अमिताभ बच्चन ने, और इस कैरेक्टर को क्या ही उन्होंने प्ले किया, ज़बरदस्त प्ले किया। अब ये चीज़ें हो गई, तो यहाँ पे अब
फिल्म तो चली गई। अब यहाँ शूट के विषय में एक दिलचस्प बात है कि जिन दिनों अभी इसका दीवार का शूट चल रहा था, पैरेलली इसका शोले का भी शूट चल रहा था। अब ये आप कुछ दर्शक यहाँ पे ये सोचेंगे कि शोले का शूट तो रामनगरम में चल रहा था, दीवार का शूट राजकमल स्टूडियो बॉम्बे में चल रहा था, तब के कंडीशन में अमिताभ मैनेज कैसे करते थे। तो मैं यहाँ पे उन दृश्यों की बात नहीं कर रहा हूँ जिन दृश्यों की शूटिंग शोले की, उन दृश्यों की शूटिंग रामनगरम बेंगलोर में हुई थी, कर्नाटक में हुई थी। मैं उन दृश्यों की बात नहीं कर रहा हूँ। फिल्म के बहुत सारे दृश्य, शोले के बहुत सारे दृश्य राजकमल स्टूडियो में शूट किए गए थे। जैसे कि वो याद होगा अंग्रेजों के ज़माने का जेलर, वो जो दृश्य है वो राजकमल स्टूडियो में शूट, हाँ, तो उसमें अमिताभ बच्चन वगैरह भी थे। तो इस प्रकार के कई छोटे मोटे जो दृश्य थे वो राजकमल स्टूडियो में शूट किए गए थे। तो इन दृश्यों की शूटिंग पैरेलली चल रहा था, दोनों दीवार और इसका। दीवार क्या था कि दीवार में रात के सीन बहुत ज़्यादा थे। तो क्या होता था कि अमिताभ बच्चन दो शिफ्ट में काम कर रहे थे और दीवार की शूटिंग रात में होती और शोले की शूटिंग दिन में होती। तो पैरेलली ऐसे शूट चल रहा था। खैर, तो ये दीवार फिल्म के बनने की कहानी है। दीवार फिल्म से कुछ और इंटरेस्टिंग बातें अगर पूछना हो अभी तो पूछ सकते हो। मैं कुछ इंटरेस्टिंग दर्शकों को बता सकूँ तो अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, इस साल ये जो मूवी उस साल रिलीज हुई थी, तो मतलब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस का कैसा था? मतलब टॉप 1 में थी, 2 में थी, किस में थी दीवार? नहीं, टॉप 1 2 तो शोले और जय संतोषी माँ थी, ठीक है। टॉप 5 की लिस्ट में होगी। अच्छा। हाँ, टॉप 5 की लिस्ट में थी फिल्म। तो ये हालांकि फिल्म कलेक्शन के मामले में शोले से पिछड़ गई थी यहाँ में, लेकिन बता दूं कि अवार्ड्स के मामले में शोले को बीट कर दीवार को ज़्यादा अवार्ड मिले थे। हाँ, दोनों को 9 नॉमिनेशन मिले थे। शोले को भी 9 नॉमिनेशन मिले थे और दीवार को भी 9 फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें से 7 फिल्म फेयर नॉमिनेशन जीत गए थे। दीवार के लिए जीत लिया था इन लोगों ने। अच्छा। और शोले को मात्र एक मात्र जीत हुई थी उनके साउंड रिकॉर्डिस्ट को, अगर नाम मैं भूल जा रहा हूँ, उनके साउंड रिकॉर्डिस्ट ने वो जीता था वो अवार्ड, मैं भूल जा रहा हूँ नाम, माफ़ करना। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक दिलचस्प और बात है कि ये अवार्ड तो उन्होंने जीता और उस साल बेस्ट एक्टर के लिए अमिताभ बच्चन नॉमिनेट थे फिल्म दीवार के लिए, लेकिन वो अवार्ड हार गए फिल्म आंधी के लिए इससे, संजीव कुमार साहब से। तो ये चीज़ें हैं। तो खैर, तो दीवार पे हम लोगों ने ये काफ़ी लंबा डिस्कस किया, करीब 30-32 मिनट की वीडियो हो गई है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को यही ड्रॉप किया जाए, क्योंकि अभी आगे भी चलना है। अमिताभ बच्चन की कई फिल्में हैं तो उन पर भी बारी बारी बात की जाएगी। तो अब भाई समअप कर दो इस एपिसोड को।